तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की एमपीपीएससी की मेंस सीरीज की रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आज इसमें भूगोल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसमें शुरू करते हैं। जस पीरियोडस ये क्या है? तो ये पृथ्वी का वर्णन है। जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। यह हिकेटियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। भारत का विस्तार: भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह उत्तर दक्षिण में इसकी जो लंबाई कितनी है, उत्तर दक्षिण में इसकी 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी तक विस्तारित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतीय मानक समय रेखा: तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.30 घंटे आगे यानी 5.5 घंटे आगे। उल्लेखनीय है कि यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती और मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती आई थी। कर्क रेखा: तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। यह रेखा विश्व के मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, मोरक्को, भारत, बांग्लादेश, लीबिया आदि देशों से होकर गुजरती है। शून्य रेखा: त्रिपुरा, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की संज्ञा दी जाती है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको शून्य रेखा की संज्ञा दी जाती है। भारत के पड़ोसी देश: तो भारत और बांग्लादेश के बीच टोटल बाउंड्री है वो है 4,996.7 किलोमीटर। फिर दूसरा है भारत और चीन, इसके बीच मैकमोहन लाइन है और बॉर्डर जो है उसकी लंबाई कितनी है 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन से विभाजित होता है और 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत नेपाल 1751 किलोमीटर। भारत भूटान 699 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान डोरंड रेखा से और 106 किलोमीटर है। हालांकि पीओके के कारण भारत तो अभी एक्सेस नहीं है भारत का अफगानिस्तान पर। चलिए 7वां देख लेते हैं भारत म्यांमार, इसकी जो टोटल लंबाई है ये है 1643 किलोमीटर। भारत के अंतिम सीमा बिंदु: तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। वहीं पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता गुजरात है। नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम और ऊंचाई बताइए। नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। आदम ब्रिज श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। ध्यान देने की बात यह है कि पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी पर स्थित 72 किलोमीटर लंबा एक विवादास्पद ग्लेशियर है। उल्लेखनीय है कि इस ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरो श्रेणी जाती है। इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर पाक अधिकृत कश्मीर में केटू कार्डूनस्टीन चोटी स्थित है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारी एस्चुरी है। यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद इसके मुहाने को लेकर है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। कच्छकरण एक दलदली भाग है जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक नमकीन दलदली भाग है जिसमें लूनी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान भारत पाकिस्तान सीमा में रेखा कच्छकरण में 24 उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है।
भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, तो पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें, जिन्हें प्रीकैम्बियन भी कहा जाता है या पूरा कैम्ब्रियन। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आर्कियन क्रम की आती हैं और धारवाड़ क्रम की आती हैं, दो चट्टानें। ये प्रीकैम्बियन इरा की हैं। फिर पुराण समूह की चट्टानें यानी ये प्रोटोजोइक युग की चट्टानें हैं, इसमें धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। फिर द्रविड़ियन समूह की चट्टानें, इन्हें कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी कहते हैं, इसमें विंध्यन क्रम और दक्कन ट्रैप्स की चट्टानें आती हैं। फिर आर्कियन समूह की चट्टानें, तो ये कार्बोनिफेरस युग की से प्रारंभ होती हैं ये, और इसमें कौन कौन चट्टानें आती हैं? गोंडवाना चट्टानें आती हैं, दक्कन ट्रैप्स आते हैं, टर्सरी चट्टानें आती हैं, क्वाटरनरी समूह की चट्टानें आती हैं। अब भारत के प्रमुख उष्ण जल स्रोत, तो पूगा तथा पनमिक घाटी, ये कहाँ है? कश्मीर में। जियोथर्मल, तो ये जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स भी हैं, तो पूगा वैली और ये पनमिक घाटी कश्मीर में है। फिर मणिकर्ण ये कहाँ है? कुल्लू घाटी में है। सोहना ये हरियाणा में है। पंचमहल गुजरात आदि में। नेक्स्ट है हेरिहेस। हेरिहेस एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हिमालय का महत्व, तो शंक्वाकार वन तथा कोनिकल फॉरेस्ट तथा उनसे औद्योगिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। जलवायु के निर्धारण में हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा हिमालय क्षेत्र जैव विविधता का विशाल भंडार कहा जाता है। भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान तथा तटवर्ती यानी कोस्टल प्लेन्स और द्वीपीय भाग, तो आइसलैंड फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब। भारत की प्रमुख चोटियां, तो केटू, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और पाक अधिकृत है ये, मैंने भारत के काराकोरम श्रेणी में है ये। कंचनजंगा 8598 मीटर, ये सिक्किम भारत में है। नंगा पर्वत 8126 मीटर भारत में। नंदा देवी 7817 मीटर भारत, इत्यादि। प्रमुख ग्लेशियर, तो सियाचिन ये 72 किलोमीटर है। बालटोरा 58 किलोमीटर, बापो 60 किलोमीटर, हिस पर 61 किलोमीटर, चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। उल्लेखनीय है कि एशिया की 6500 मीटर से अधिक की ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है। ट्रांस हिमालयाज, तो यह यूरेशियन प्लेट का एक खंड है जिसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जंस्कार तथा लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। केटू 8611 किलोमीटर, 8611 मीटर यहीं स्थित है। फिर बृहद हिमालय, जैसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ तथा नीलकंठ आदि चोटियां आती हैं। उल्लेखनीय है कि इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजिला कश्मीर में है ये, बारा, शिवकिला और लापलाचा ये हिमाचल प्रदेश में, थांगला, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में, नाथुला और ये जेपला ये सिक्किम में। मध्य या लघु हिमालय, तो यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में सीमांतर के यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर फैली हुई है। पीर पंजाल श्रेणी इसी का पश्चिमी विस्तार है जो जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तारित है। इस श्रेणी के अंतर्गत पीर पंजाल 3494 मीटर तथा बनिहाल 2832 मीटर दो प्रमुख दर्रे हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग तथा डलहौजी नगर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे उप हिमालय या बा हिमालय भी कहा जाता है। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से
प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तारित है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियां तथा अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दून, दुआर तो उत्तराखंड राज्य में देहरादून तथा हरिद्वार क्षेत्र को क्रमशः दून एवं दुआर कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उपभाग तो पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसमें अरावली, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा मेघालय का पठार आता है। फिर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आते हैं। फिर पश्चिमी तटीय मैदान के उपभाग तो इसमें पहला है कच्छ की खाड़ी, गुजरात, कोंकण तट, दमन से गोवा तक, केनरा तट, गोवा से मंगलुरु तक, फिर मालाबार तट, इसमें मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मालाबार तट पश्चिम घाट का मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित भारतीय प्रायद्वीप के एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है जो सुपारी नारियल के लिए प्रसिद्ध है। अरावली श्रेणी, यह श्रेणी पालनपुर, गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है 1712 मीटर, जो आबू की पहाड़ी पर स्थित है। जरगा पहाड़ियां 1431 मीटर, उदयपुर, मारवाड़ की पहाड़ियां तोरगढ़ में, हर्षनाथ पहाड़ियां अलवर तथा दिल्ली रिज ये उत्तरतम मतलब नॉर्थ मोस्ट श्रेणी है ये के नाम से भी विख्यात है। मालवा का पठार तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित मालवा का पठार लावा से निर्मित काली मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्मित होती है। इस पठार की प्रमुख नदियां बेतवा, पार्वती, चंबल, काली सिंध आदि हैं। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल परगना आदि तक विस्तृत है। सोन, स्वर्ण एवं दामोदर महानदी इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। उल्लेखनीय है कि राजमहल पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाने के कारण यह एक अग्र गंभीर पठार है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी भाग है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक होती है। पठार के पश्चिमी सिरों पर गारो की पहाड़ियां तथा पूर्वी सिरों पर खासी, जैंतिया, निकेल तथा रिंगमा पहाड़ियां स्थित हैं। शिलांग शिखर 1961 मीटर इस श्रेणी का उच्चतम शिखर है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का पार्ट है जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% है, जिसमें शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, मंदसौर क्षेत्र आते हैं। सतपुड़ा श्रेणी तो यह पर्वतमाला नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व और उत्तर पूर्वी दिशा में सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। इस श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत स्थित है। धूपगढ़ 1350 मीटर, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक 1066 मीटर। महाराष्ट्र पठार तो इस पठार का विस्तार कोंकण तट तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र पठार 5 सूक्ष्म इकाइयों अजंता की पहाड़ियां, गोदावरी घाटी, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि तथा अहमदनगर बालाघाट पठार में विभाजित है। इस पठार के अधिकांश क्षेत्र पर दक्कन ट्रैप की सैलें बिछी। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस सैलों के ऊपर कडप्पा अपसादी सैलें बिछी हैं। इस बेसिन में शिवनाथ, हंसदो, मांड, महानदी आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। इस बेसिन की उत्तरी सीमा लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, चूड़ी पहाड़ियां तथा रायगढ़ पहाड़ियां निर्धारित करती हैं। उड़ीसा उच्च भूमि तो गरजात पहाड़ियां उत्कल तट के सहारे विस्तृत हैं। इसके पश्चिम में महानदी बेसिन, उत्तर में
छोटा नागपुर का पठार दक्षिण पश्चिम में पूर्वी घाट तथा पूर्व में उत्कल का मैदान स्थित है। इसकी उत्तरी उच्चभूमि में मलयगिरी 1169 मीटर, मेघसानी 1157 मीटर आदि शिखर स्थित हैं तथा दक्षिणी उच्चभूमि में महेंद्रगिरी 1490 मीटर सर्वोच्च शिखर है। दंडकारण्य तो इसका विस्तार उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में लगभग 82,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह एक विषम पठार है जिसे दंडकारण्य उच्चभूमि तथा दंडकारण्य घाट में बांटा जाता है। तेलंगाना या आंध्र पठार तो भूगर्भिक दृष्टि से यह प्रदेश प्रायद्वीप का समतलीकृत भाग है। इस प्रदेश को तेलंगाना तथा रायलसीमा उच्चभूमि में बांटा जाता है। कर्नाटक का पठार तो यह पठार कर्नाटक और केरल के कुछ भाग तक विस्तृत है। इस पठार पर मुलानगिरी 923 मीटर, बाबा बुदान की पहाड़ियां कुद्रेमुख 1892 मीटर स्थित है। उल्लेखनीय है कि यह प्रदेश अत्यधिक विच्छेदित है जिसे मलनाव या मलनाद उत्तरी उच्चभूमि तथा दक्षिण उच्चभूमि मैसूर का पठार में विभाजित किया जाता है। तमिलनाडु का पठार तो यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों के मध्य स्थित है। इस पठार को तमिलनाडु पहाड़ियों तथा कोयम्बटूर मदुरई उच्चभूमि में विभाजित किया जाता है। पहाड़ियों के अंतर्गत जाब्ती, सेवराय, पंचमलई, कलरायन पहाड़ियां सम्मिलित हैं। वहीं उच्चभूमि क्षेत्र में बेगई, ताम्रपर्णी नदियों के बेसिन महत्वपूर्ण। पश्चिमी तट मैदान तो पश्चिमी तट मैदान ये क्या है तो पश्चिमी घाट के यह पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमार अंतरिक्ष तक फैला है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट कहलाता है तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार कहलाता है। कुल मिलाकर इसे कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट में विभाजित किया गया। पूर्वी तट मैदान तो यह मैदान बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस मैदान को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकोंडा तट, गोदावरी डेल्टा से उत्तर तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है, नॉर्दर्न सरकार तट कहलाता है। पश्चिमी घाट 1800 किलोमीटर विस्तृत यह श्रेणी ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। यह प्रायद्वीप पठार का ही एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट के उत्तर में गिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। इस घाट के अंतर्गत कलसुबाई ये 1664 मीटर सर्वोच्च शिखर उत्तरी सह्याद्री का, फिर महाबलेश्वर 1438 मीटर, कुद्रेमुख 1892 मीटर दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, दोदाबेट्टा 2637 मीटर, अनामुड़ी ये 2695 दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर बिंदु इसको कहा जाता है, आदि शिखर हैं इसमें। पूर्वी घाट तो महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हैं। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम 1680 मीटर तथा दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है 1501 मीटर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय, तो यह सिंधु और सतलज के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। जांस्कर और पीर पंजाल श्रेणियां इसी में आती। कुमायूं हिमालय, तो यह सतलज और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यह उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां। फिर नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच 800 मीटर की दूरी में फैला हुआ है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट है असम हिमालय, तो यह तिस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। हिमालय का महत्व, पहला है यह भारत की प्राकृतिक सीमा बनाता है। दूसरा, यह जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह साइबेरिया से आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है तथा वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों को रोककर
भारतीय भूभाग में वर्षा कराता है। हिमालय नदियों को वर्षा विहीन या सदा वाहिनी नदियाँ कही जाती हैं, यानी ये पेरेनियल रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि इनसे वर्ष भर पानी इनमें रहता है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मिथ जैसे धात्विक संसाधनों के भंडार भी खोजे गए हैं। नेक्स्ट है वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार आदि वन पाए जाते हैं। इन वनों में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। हिमालय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। हिमालय में उपस्थित घाटियां एवं पर्वत पर्यटन के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर हिमालय में अनेक धार्मिक केंद्र पाए जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ, हजरत बल मस्जिद इत्यादि। यहाँ सेब, नाशपाती, पीच, चेरी आदि के उद्यान पाए जाते हैं। पन बिजली उत्पादन के लिए हिमालय क्षेत्र में भावड़ा, नागल, तुलबुल, दुल्हस्ती आदि परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेना है, कोई एक एस्पेक्ट को लेकर चीजों को नहीं बताना है, बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर। तो इसमें खनिज संसाधन आ गए, फिर यहाँ पर हिमालय का क्या महत्व नदियों का है तो ये आ गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर। जलवायु आ गई, ये बॉर्डर के इशू आ गया। तो मतलब 7-10 पॉइंट है, 10 अलग अलग चीजें। जितने ज़्यादा पॉइंट उतने ज़्यादा नंबर। विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर इसका विस्तार है। सतलज, ब्यास, रावी नदियां यहाँ पर बहती हैं। राजस्थान का मैदान, तो यहाँ अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है। यह 2 भागों में विभाजित है, मरुस्थलीय भाग तथा राजस्थान बंगाल क्षेत्र। यहाँ नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये तो आप कहीं भी चेप सकते हैं, क्योंकि लगभग हर जगह ऐसी चट्टानें पाई ही जाती हैं। गंगा का मैदान, तो यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में फैला है और यह भी 3 भागों में विभाजित है। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान, यहाँ पर यमुना, गंगा, रामगंगा नदी का क्षेत्र। दूसरा है मध्य गंगा मैदान, कोसी नदी का क्षेत्र। और निम्न गंगा का मैदान, तीस्ता नदी क्षेत्र व डेल्टाई भाग। ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। उत्तर के विशाल मैदान का महत्व क्या है? तो यह कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। दूसरा, यहाँ से कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। तीसरा, यह क्षेत्र सिंचाई एवं परिवहन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ भूमिगत जल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इन मैदानों की तलछटी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं। नेक्स्ट है, इन क्षेत्रों से देश की लगभग 40% जनसंख्या का भरण पोषण होता है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। पहला है कि यहाँ कई जलप्रपात पाए जाते हैं, जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ उपस्थित काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके दक्षिणी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो चाय, काफी और मसालों के लिए उपयुक्त है। फिर यहाँ खनिजों का भंडार पाया जाता है। यहाँ सागवान, चंदन, एवोनी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। द्वीपों का महत्व, तो यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान है। उदाहरण के लिए मोपला लक्षद्वीप में, ओंग, जराबा, सेंटिनली जी अंडमान में पाए जाते हैं। भारत के कुछ द्वीपों से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप। हालांकि अब इसका नाम तो बदल दिया गया है, अबुल कलाम आइसलैंड ये हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। चौथा है, भारत के द्वीपों पर नौसेना ने अपने बड़े अड्डे स्थापित किए हैं, जो रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अंडमान एवं निकोबार में स्थापित नौसैनिक अड्डा। भावर प्रदेश, तो यह शिवालिक के गिरिपात प्रदेश में सिंध नदी से तीस्ता नदी तक पाए जाते हैं। इस प्रदेश में बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़ एवं बजरी नदियों द्वारा जमा कर दी जाती है। यही कारण है कि यहाँ नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। इस प्रदेश की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है, यानी फ्लूवियल फैंस हैं ये। तराई प्रदेश, तो भावर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला तराई प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई में विस्तृत है। यह निम्न समतल दलदली मैदान होते हैं। उल्लेखनीय है कि भावर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ हमें दृष्टिगोचर होती हैं। खादर प्रदेश, तो यह वह भूभाग है जहाँ नदियों का
बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इस प्रदेश को बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। यह भूमिगत जल का उत्तम संग्रह। बांगर प्रदेश, तो यहाँ वह मैदान जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, अर्थात यहाँ पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, बांगर प्रदेश कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं, खादर प्रदेश ज्यादा उपयोगी है, बांगर प्रदेश कम उपयोगी। रेह, तो बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता है, वहां पर कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफेद परत बिछी हुई पाई जाती है। इसी मिट्टी को रेह या कल्लर मृदा कहा जाता है। उदाहरण हरियाणा के शुष्क भाग। भूण, ये क्या है? बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो चुकी है तथा शेष कंकरीली भूमि बची है, ऐसे भूमि को भूण कहते हैं। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूण का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। डेल्टा, तो जब नदियां सागरों एवं झीलों में गिरती हैं तो वे वेग में कमी के कारण मुहाने के पास तलछट का निक्षेप करती हैं, जिसके फलस्वरूप एक त्रिकोणाकार मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा के ऊंचे भाग को चार एवं निचले भाग को बील बंगाल में कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। संप्राय भूमि, तो अंग्रेजी में इन्हें पेनी प्लेन्स कहा जाता है, पेनी प्लेन्स। तो नदी अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था, जिसमें विभिन्न नदियों के बाढ़ के मैदान परस्पर मिलकर लगभग एक समतल मैदान बनाते हैं, जिसे संप्राय भूमि कहते हैं। गोखुर झील, तो मैदान में प्रवेश के समय पौढ़ावस्था में नदियां अपने क्षैतिज अपर्दन द्वारा बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहा जाता है। इन विसर्पों में जल भरने से निर्मित झील को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। ये ऑक्सबो लेक है। इन झीलों का निर्माण विसर्पों की मुख्य धारा से कट जाने से होता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत की झीलें। सोल, ये क्या है? जल मग्न स्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है, सोल कहलाता है। उदाहरण के लिए उल्लेखनीय है कि यह प्रवाल से नहीं बना होता है। भूसंति, यह लंबे संकरे एवं उथले जलीय भाग होते हैं, जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है। उल्लेखनीय है कि पर्वतों का निर्माण भूसन्नति के द्वारा ही होता है, इसलिए कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा। अपघर्षण, यह वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों फॉर एग्जाम्पल कंकड़ पत्थर से तल व किनारे को क्षरित करता है, अपघर्षण कहलाता है। तो ये इरोजन। फिर सन्निघर्षण, तो ये है एडिशन। जब किसी नदी प्रवाह में प्रभावित होने वाले पदार्थ आपस में ही घर्षण कर छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इस प्रक्रम को सन्निघर्षण या एडिशन कहा जाता है। संक्षारण यानी कोरोजन, तो घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से विलग होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। फिर उत्पाटन यानी प्लकिंग, तो यह अपर्दन हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा एवं हिम के पिघलकर सैल की संधियों में प्रविष्ट होने तथा फिर जमने के कारण होता है। जमने से सैल में दरार उत्पन्न होती है, फलता है, वह टुकड़ों में टूटकर अपरदित हो जाती है। निक्षेपण, तो यह है डिपोजिशन। तो निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। ढाल की कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। भी आकार की घाटी, तो नदियों द्वारा युवावस्था में पर्वत क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन द्वारा गहरी एवं संकीर्ण घाटी वी आकार का निर्माण करती है, जिसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। गॉर्ज, तो जहाँ सैल कठोर होती है वहाँ वी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी होती है। नदी की ऐसी घाटी को जिसके दोनों किनारे खड़े हो गार्ज कहते हैं। उदाहरण सिंधु गार्ज, हतलज गार्ज और दिहांग गार्ज। फिर ग्रांड कैनियन, तो जब किसी पठारी भाग में सैलें आड़ी बिछी हों तथा वर्षा भी कम हो, उस स्थान पर बहने वाली नदी घाटी बहुत गहरी एवं तंग हो जाती है, जिसे कैनियन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। परित्यक्ता डेल्टा, तो अबेंडेंड डेल्टा,
जब नदी अपने पूर्व डेल्टा को छोड़कर अन्यत्र नया डेल्टा बनाना प्रारंभ करती है तो पूर्व डेल्टा को परित्यक्ता यानी अबैंडन्ड डेल्टा कहा जाता है। दरार घाटी तो ऐसी भौगोलिक संरचना जिसका बीच का भाग नीचे धंस जाता है और आसपास का भाग ऊंचा उठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा घाटी। इसका कारण है तनाव मूलक बल अपसारी प्लेट संचलन। वास्तविक या निरपेक्ष आर्द्रता तो किसी ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है तो इसमें किसी विशेष अवस्था में 1 घन फुट वायु में पाई जाने वाली वाष्प की वास्तविक मात्रा उस वायु की वास्तविक या निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अम्ल मृदा तो जिस मृदा में पीएच मान 7 से कम होता है उस मृदा को अम्ल मृदा कहा जाता है। जब यह मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय मृदा कहा जाता है। अम्ल मृदा प्रायः प्रदेशों में विकसित होती है जहां किन्हीं कारणों से मृदा में विनिमय योग्य आधार जैसे कैल्शियम और सोडियम की कमी पाई जाती है। मृदा आधार में अधिकांशतः हाइड्रोजन और एल्युमिनियम लौट आते हैं जो अम्लीयता का संचालन करते हैं। संभवतः मृदा में अम्लीयता का मुख्य कारण घोलक लीचिंग क्रिया है। इसी कारण अम्ल मृदाएं उष्णकटिबंधीय के उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय के उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। कृषि और वानिकी के लिए संगठित भूमि का उपयोग कृषि वानिकी कहलाता है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए कृषि भूमि पर वृक्षों पर लगाना जिससे कि फसलों को वृक्षों के पत्तों नाइट्रोजन और खाद्य मिल सके। तो इसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए कृषि भूमि पर वृक्षों पर लगाना जिससे कि फसलों को वृक्षों के पत्तों नाइट्रोजन एवं खाद्य मिल सके। दीप्ति प्रसरण अनुपात या एल्बिडो तो कुल आपतित विकिरण की तुलना में परावर्तित विकिरण के दशमलव को सम्मिलित करते हुए परावर्तन की सूची को एल्बिडो कहते हैं। यह दशमलव अथवा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। समस्त पृथ्वी का एल्बिडो 0.3, सागर का 0.07, घने वनों का 0.01, हिम धरातल वाले क्षेत्रों का 0.05 से 1 होता है। तो इसका साधारण जो परिभाषा होगी अगर इसको देखा जाए तो कि प्रकाश का वह अंश जो एक सतह परिवर्तित करती है एल्बिडो कहलाती है। तो उस सतह की वो एल्बिडो कहलाती है। प्रकाश का वह अंश जो एक सतह परिवर्तित करती है उसे उस सतह का एल्बिडो कहा जाता है। वो साधारण परिभाषा, इसको याद रखिएगा, ये जरूर महत्वपूर्ण है। इसमें फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, सागर का 0.07, ये महत्वपूर्ण है। क्षारीय मृदा जिस मृदा में क्षारीय धातु ऑक्साइड की अधिकता रहती है उसे क्षारीय मृदा कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। इस प्रकार की मृदा में सोडियम और पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। जलोढ़ तो कांप से संबंधित अथवा कांप से युक्त बहते हुए जल द्वारा जमा सोपाल, जलोढ़ मृत्तिका, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ जमाव, जलोढ़ पंख, जलोढ़ मैदान में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेसाइट प्राकृतिक लोहे की चमकदार, कठोर और ठोस किस्म जिसमें 85 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। यह कोयला धुआं रहित धीमी गति से जलता है। एंथ्रेसाइट उच्च कोटि का कोयला होता है, उच्च कोटि का, जिसमें 85 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। भारत की प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम। तो भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम, पहला है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि। प्रति व्यापारिक पवनें तो समान रूप से लगभग 1800 मीटर ऊंचाई पर उत्तर और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के ऊपर पश्चिम दिशा में चलने वाले वायु प्रवाह को प्रति व्यापारिक पवनें कहा जाता है। जलीय संवर्धन या जलीय कृषि तो जलीय परिवेश में जैविक वस्तुओं, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही पौधों, वनस्पति और प्राणी के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से प्रबंधन करना तथा छोटी झीलों, तालाबों आदि में मत्स्य पालन और उनका पालन पोषण जलीय संवर्धन या जलीय कृषि कहलाता है। शुष्क प्रदेश पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा की सुनिश्चित मात्रा सामान्यतः 250 मिलीमीटर से कम होती है, शुष्क प्रदेश कहलाते हैं। पृथ्वी के 15 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जहां विश्व के विस्तृत और अधिकतम मरुस्थल हैं, शुष्क प्रदेश कहलाते हैं। बैरल तो खनिज तेल बैरल में मापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं।
कुजने वस्क, ये क्या है? कुजने वस्क। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है, बाद में आय की वृद्धि के साथ यह आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। इसमें यू आकार का वक्र प्राप्त होता है और इसे ही कुजने वस्क वक्र कहा जाता है। जैविक कृषि, तो ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण प्रदान करते हुए फलोत्पादन करना है। इस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों, रोगनाशकों तथा खरपतवार नाशकों के स्थान पर पौधों के पोषण के लिए जैव उर्वरकों, कीट रोग तथा खरपतवार ईंधन के लिए जैविक तथा भौतिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। इसे पर्यावरण मित्र कृषि या कार्बनिक खेती भी कहते हैं। जैव रासायनिक चक्र, खनिजों और यौगिकों का पारिस्थितिकीय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर चक्रण जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। चक्र में अकार्बनिक पदार्थों का अपक्षय पक्ष, जिसमें जैव द्वारा उद्ग्रहण और संग्रहण कर मृदा, वायुमंडल और अथवा सागरीय अवसाद राशि में लौटा देना सम्मिलित रहता है। पक्षी पंजा डेल्टा या पंजाकार डेल्टा, तो ये बर्ड फूट डेल्टा। लंबे आकार का डेल्टा, जिसमें नदी अपने मुहाने के निकट अनेक जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह जल वितरिकाओं लंबाई में अपने ही दोनों प्रकारों पर बारीक कणों का निक्षेप करती हैं। इनका स्वरूप अंगुलियों के आकार का होने के कारण इस प्रकार के डेल्टा को अंगुल का डेल्टा भी कहा जाता है। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है। शैंपेन, तो ये शैंपेन पीने वाली शराब नहीं है, कुछ और है, चलिए देखते हैं इसमें। ऐसी भूमि अथवा स्थलाकृति जो समतल बिना पहाड़ियों अथवा वनों की होती है उसे शैंपेन कहते हैं। तो ऐसी भूमि अथवा स्थलाकृति जो समतल बिना पहाड़ियों अथवा वनों की होती है उसे शैंपेन कहा जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र का नाम फ्रांस के उत्तर पूर्वी भाग के कारण पड़ा है, जो उत्तर पश्चिमी भाग के विपरीत एक समतल और वन रहित प्रदेश है। अंतरीप और केप, इसको अंग्रेजी में केप कहते हैं। तो स्थल का वह भाग जो समुद्र में निकला हुआ हो अंतरीप कहलाता है। दक्षिणी अफ्रीका उत्तर मासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप इसका उत्तम उदाहरण है। चेरनोजम, ये क्या है? तो इस प्रकार की काली मिट्टी जिसमें नीचे की सन स्तर में ह्यूमस, खाद, मिट्टी की अधिकता और कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदानों, विशेषकर रूस स्टेपी भागों की मृदा की यह विशेषता है। चिनूक पवन, तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से उतरने वाली उष्ण पवन चिनूक पवन कहलाती है। यह प्रायः दिसंबर से फरवरी के बीच चला करती है। इन पवनों से तापक्रम में वृद्धि हो जाती है। कोलंबिया नदी के मुहाने के निकट रहने वाली एक इंडियन जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया। समोच्च रेखा, मानचित्र पर समान ऊंचाई और समान गहराई के क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। तो कॉन्टूर लाइन, ये क्या है? मानचित्र पर समान ऊंचाई और समान गहराई के क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कॉन्टूर लाइन या समोच्च रेखा कहते हैं। पेंड्रा कृषि, ये क्या है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है। तो ये झूम कल्टीवेशन का एक स्थानीय नाम है। यह कृषि पद्धति पर्यावरण के लिए हानिकारक है। परिमंडल, तो प्रकाशमान पिंडों जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर पाया जाने वाला घेरा परिमंडल कहलाता है। यह परिमंडल या सर्कल जलीय बूंदों के अपवर्तन का परिणाम होता है। मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम, तो नेपानगर, ये बुरहानपुर में है। होशंगाबाद, ये यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है। अमलाई शहडोल में है। देवास, नोट छापने का कागज यहाँ पर मिलता है। कुटीर उद्योग, तो उत्पादन का ऐसा क्रम जिसमें शिल्पकार अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में ही कार्य करते हैं या तो स्वयं अपने स्तर पर अथवा किसी उद्योग उपक्रम के लिए जो उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाता है और तैयार माल उठाते हैं के लिए करते हैं। इस प्रकार के
उद्योग आज भी तीसरे विश्व के देशों में पाए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग एक प्रकार की कृषि जिसमें दुधारू पशुओं को पालने और उनके प्रजनन पर अधिक जोर दिया जाता है तथा कृषि उपज भी इन दुधारू पशुओं के उपयोग में लेने के लिए उत्पन्न की जाती है। निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन तो ये क्या है? निम्नीकरण वह क्रिया है जिसमें अपर्दन की क्रिया द्वारा उच्च भूमि प्रदेशों का पदार्थ दूर कर दिया जाता है। निम्नीकरण वह प्रक्रिया जिसमें अपर्दन की क्रिया द्वारा उच्च भूमि प्रदेशों का पदार्थ दूर कर दिया जाता है और इस प्रकार का वह उच्च भूमि का भाग धीरे धीरे नीचे होता जाता है। डिग्री या अंश अक्षांश तो अक्षांश और देशांतरों के सहारे मापन की एक इकाई है डिग्री या अंश होती है। एक अंश डिग्री देशांतर पृथ्वी की परिधि के 1/360 भाग के बराबर होती है, किंतु अक्षांश रेखाओं ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी कम होती है। प्रत्येक अंश 60 मिनट और प्रत्येक मिनट 60 सेकंड में विभाजित किया। तो नेक्स्ट है दोस्तों मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण पारिस्थितिकियों का पूर्व के आर्द्र शुष्क प्रदेशों के क्षेत्रों की ओर विस्तार को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण परिस्थितियों का पूर्व के आर्द्र शुष्क प्रदेशों की ओर विस्तार को मरुस्थलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए थार मरुस्थल की सीमा का विस्तार पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। दोआब भारतीय उपमहाद्वीप में दो अभिसारी नदियों के बीच निम्न जलोढ़ मैदान को दोआब कहा जाता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हाल ही के वर्षों में विस्फोट नहीं हुआ है अथवा कुछ वर्षों में संभवतः सक्रिय नहीं रहा है, किंतु यह विलुप्त भी नहीं है और भविष्य में इसमें विस्फोट हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर डॉर्मेंट ज्वालामुखी होता है डॉर्मेंट। तो फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो, माउंट तंजानिया, ये सब डॉर्मेंट वोल्केनो के उदाहरण है। डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। शुष्क कृषि तो उपज के लिए जल को सुरक्षित रखने की तकनीक काम में लेते हुए बिना सिंचाई के उपज उगाना शुष्क कृषि कहलाती है। शुष्क कृषि में मालवी जुताई तथा कभी कभी भूमि को परती छोड़ना जैसी तकनीक भी अपनाई जाती है। बाटा तो ज्वार धारा का बहिर्गमन अथवा लौटता हुआ ज्वार अर्थात ज्वार उच्चतम ज्वार अवस्था के बाद और निम्न ज्वार अवस्था से पूर्व की अवस्था को पूर्व अवस्था को भाटा कहा जाता है। ऊर्जा कृषि तो एथेनॉल के उत्पादन के पादपों की कृषि को ऊर्जा कृषि कहा जाता है। कुछ पादप जैसे गन्ना, आलू, मक्का, चुकंदर आदि एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में काम आती है। पर्यावरणीय आपदा या संकट तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनके द्वारा मानव बस्तियों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं जैसे सड़क, बांध, कृषि, खनन आदि को क्षति और विनाश की आशंका रहती है अथवा जिनसे वास्तव में क्षति या विनाश होता है, पर्यावरणीय आपदा या संकट कहलाती है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन आदि सर्वाधिक विकट आपदा या संकट होते हैं। अधिपादप ऐसा पौधा जो अन्य पौधों के तल पर उग रहा हो किंतु उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त नहीं कर रहा हो, इस प्रकार के पौधों को अधिपादप कहा जाता है। तो ये बेसिकली एपीफाइट्स होते हैं, ऐसे पौधे जो अन्य पौधों के तलों पर उग रहे होते हैं किंतु उन पौधों से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, एपीफाइट्स या अधिपादप कहलाते हैं। विषुव या संपात तो इक्विनॉक्स क्या कहलाता है उसके बारे में देखते हैं। इक्विनॉक्स तो वर्ष का वह समय जब समस्त विश्व में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। यह केवल 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है, जब सूर्य मध्याह्न में विषुवत रेखा पर सीधा सिर पर रहता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 22 सितंबर को शरद विषुव यानी विंटर इक्विनॉक्स कहलाता है। फैथम ये क्या है? फैथम समुद्र की गहराई मापने की इकाई को फैथम कहते हैं, जो कि
8.3 मीटर के बराबर होती है। फौन हवाएं, तो यह अल्पास पर्वत की उत्तरी घाटियों के नीचे उतरती हुई उष्ण और अपेक्षाकृत शुष्क पवनों का स्थानीय नाम है, जो पर्वतीय आधार क्षेत्र से सिंचाई के लिए भौमजल लाती हैं। भूतापीय ऊष्मा, पृथ्वी की सतह के भीतर उष्ण शैलों से प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा भूतापीय ऊष्मा कहलाती है। भूतापीय ऊष्मा उष्ण जल और वाष्प के रूप में पृथ्वी तल से ऊपर आती है अथवा धीरे धीरे ऊपर की ओर शैलों से होकर संचालित होती है। यह भाप हिमचादर हिमानी के आधार को पिघलाने के लिए पर्याप्त कारण बनती है तथा इसको आधार शैल के ऊपर सरकने में सहयोग देती है। गोंडवानालैंड, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पेंजिया से अलग हुआ दक्षिणी भाग, जिसमें वर्तमान में अलग हुई भूखंड इकाइयां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एवं प्रायद्वीपीय भारत का अविच्छिन्न क्षेत्र आदि महाद्वीपीय गोंडवानालैंड के रूप में पहचाना जाता है। हरित मेखला, तो योजनानुसार नगरों के चारों ओर एक ऐसी मेखला इस दृष्टिकोण से रखी जाती है कि उसके निर्मित क्षेत्र को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस प्रकार की मेखला को हरित मेखला कहा जाता है। ये ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट है। उद्यान कृषि या बागवानी, तो मूल रूप से उद्यान कृषि से तात्पर्य उद्यान लगाना होता है, किंतु वर्तमान में व्यापक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग सब्जियां, फल और फूलों आदि की कृषि के लिए किया जाने लगा। निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता, तो वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल जल वाष्प को निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जल वाष्प के भार को दर्शाती है। सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एक निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली वायु के आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा के प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु में 100% आर्द्रता होने पर उसे संपृक्त वायु यानी सैचुरेटेड एयर कहते हैं। संपृक्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहते हैं। उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। यदि 70 का तापमान पर 1 घन फुट वायु लगभग 8 ग्रेन जल वाष्प ग्रहण कर सकती है और यदि उस वाष्प में केवल 6 ग्रेन आर्द्रता ही उपस्थित है, तब वह वायु 3/4 संपृक्त वायु कहलाएगी। इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 75% कहलाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता निम्न सूत्र के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेशल ह्यूमिडिटी, तो वायु में निहित जलवाष्प परिणाम का माप जो अनुपातिक भार में व्यक्त किया जाता है विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अतः विशिष्ट आर्द्रता में वायु भार की प्रति इकाई में जलवाष्प के अनुपात को दर्शाया जाता है। ह्यूमस, मृदा में पाए जाने वाला पदार्थ और जैविक मूल का पदार्थ अधिकाधिक स्पष्टता पूर्ण रूप से अपघटित और सूक्ष्म विभाजित पदार्थ होता है। यह अपघटन ह्यूमस का बनना कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय द्वारा जैविक अवशेष से मिलकर छूटे हुए साधारण खनिज यौगिक बड़े स्थिर जैविक कण बनाते हैं जो मृदा संरचना में बांधने का कार्य करते हैं। ह्यूमस धनायन और कैटायन को सोखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मूलागत घाटी, तो एक पुरानी और लुप्त अपवाह प्रणाली द्वारा काटी गई घाटी जो बाद के समय में नवीन प्रणाली द्वारा अपना ली गई हो, मूलागत घाटी या रूट वैली कहलाती है। सूर्यातापन, आतपन, सूर्यातम, सौर्यार्क शक्ति, तो किसी एक इकाई क्षेत्र पर विनिर्दिष्ट समय और विनिर्दिष्ट धरातल पर या तो सीधे अपना विकिरण और विकिरणीय सूर्याताप या सूर्यतापन कहलाता है। अपरिवर्तनीय सौर वर्षा का समय, ताप प्राप्त करने वाले स्थान का अक्षांश, तल का ढाल अथवा अन्य कोई कारक यदि कोई भी तथा वायुमंडल की पारदर्शिता पर सूर्यताप निर्भर करती है। दूसरा, सूर्यताप से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को आतपन, सूर्यातम,
सौरिक शक्ति कहा जाता है। सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट सौर स्थिरांक ऊर्जा की वह मात्रा है जिससे पृथ्वी तल पर सूर्य किरणों के लंबवत रूप में स्थित प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के फलक पर पूर्ण तरंग आयामों का विकिरण प्रति मिनट निपात करता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यह रेखा 180 डिग्री देशांतर के अनुरूप है जो कुछ द्वीपों पर विचलित होती है। इस रेखा से ठीक पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा एक दिन जल्दी होता है जबकि पश्चिम में एक दिन देरी से होता है, क्योंकि ग्रीनविच माध्य समय को 180 डिग्री पूर्व में समय 12 घंटे आगे रहता है जबकि 180 डिग्री पश्चिम में 12 घंटे पीछे रहता है। ताप की विलोमता यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर इन्वर्जन। सामान्यतः धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापक्रम कम होता जाता है, किंतु तापक्रम की विलोमता में तापक्रम ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। यह स्थिति ताप की विलोमता कहलाती है। खामशीन सहारा मरुस्थल से मिस्र देश के ऊपर से चलने वाली गर्म और शुष्क दक्षिणी पवन खमसिन पवन कहलाती है। यह उत्तरी अफ्रीका के तटीय भाग के क्षेत्र में पूर्व की ओर चलने वाले गर्तों के पहले चला करती है। प्रायः यह पवन अप्रैल से जून के मध्य चला करती है। लडांग या चटिष्णु कृषि। लडांग या चटिष्णु कृषि तो स्थानांतरित जुताई की एक पद्धति जो इंडोनेशिया में की जाती है लडांग कहलाती है। तो ये झूम कल्टीवेशन का एक प्रकार है जो इंडोनेशिया में किया जाता है। तो बेसिकली जो झूम कल्टीवेशन है उसे इंडोनेशिया में लडांग के नाम से जाना जाता है। लडांग के नाम से जाना जाता है। अल्लाह बांध तो गुजरात में भूकंप द्वारा निर्मित बड़े अवरोधन को अल्लाह बांध कहते हैं, जिसने सुनामी प्रभावित लोगों के प्राणों की रक्षा की थी। स्थल रुष्ट राष्ट्र तो ये लैंड लॉक्ड नेशंस होते हैं। तो ऐसा राष्ट्र जिसकी अपनी कोई तट रेखा नहीं होती और इसलिए वह देश समुद्री भाग और समुद्री व्यापार में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों की इच्छा पर आश्रित रहता है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, भूटान, स्विट्जरलैंड आदि स्थल अवरुष्ट राष्ट्रों के उदाहरण है। मिलियन सिटी या नगर तो ऐसा नगर जिसमें निवास करने वालों की संख्या 10 लाख या 1 मिलियन से अधिक होती है मिलियन सिटी कहलाती है। लघु ज्वार भाटा तो ऐसा ज्वार भाटा जो अपेक्षतः निम्न श्रेणी का होता है, जिसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का अंतर कम रहता है। उच्च ज्वार कम ऊंचाई और निम्न ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचाई होता है। यह ज्वार महीने में चंद्रमा के प्रथम और चौथे चतुर्थांश में 2 बार, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, आता है। अध्यावास दर तो ये सेटलमेंट रेट है। घर की स्थिति और भीड़ भाड़ का माप जो निवास योग्य कमरों की किसी निवास में रह रहे लोगों की संख्या में भाग देने से निकाला जाता है। अध्यावास या सेटलमेंट रेट कहलाता है। अध्यावास दर या सेटलमेंट रेट कहलाता है। जैविक कृषि तो कृत्रिम अथवा रासायनिक खाद तथा कीटनाशक के बिना कृषि की पद्धति तथा इसमें केवल जैव खाद का ही प्रयोग किया जाता है, जैविक कृषि कहलाती है। पंपाज ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के प्राकृतिक घास के मैदान पंपाज कहलाते हैं। नदियों की घाटियों में वृक्ष और छोटी झाड़ियां थी जिन्हें अब साफ कर खेती योग्य भूमि अथवा चारागाह में बदल दिया गया। जनसंख्या विस्फोट तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये क्या है? तो प्रायः मृत्यु दर में कमी किंतु कभी कभी जन्म दर में वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक और तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र तो सेंट्रल बिजनेस जोन ये क्या है? ऐसा क्षेत्र जो शहर का वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र होता है। वाणिज्यिक क्षेत्र का पर्यायवाची भी कहा जाता है। तो वित्तीय क्षेत्र का पर्यायवाची भी कहा जाता है। पूर्व औद्योगिक नगर तो फार्मर इंडस्ट्रियल टाउन्स तो औद्योगिक नगरों और महानगरों की चर्चा के साथ कुछ वर्षों में पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा का विकास हुआ है, जो प्रोफेसर जोबर्ग ने अपनी पुस्तक पूर्व औद्योगिक नगर में इस धारणा का वर्णन एवं विश्लेषण किया है। उनके अनुसार तथा कथित आधुनिक नगरों तथा पूर्व औद्योगिक नगर औद्योगिकरण से विहीन होते हैं। इन कार्यों के लिए पशु एवं मानव शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्यों तथा तकनीक विकास के दृष्टि से भी ये आधुनिक नगरों से भिन्न होते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, तो ये रेन शैडो जोन, ये क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र के पृष्ठभाग में स्थित कम वर्षा का क्षेत्र होता है, क्योंकि वर्षाधारी पवन उसके सामने पड़ने वाले पर्वतीय ढाल पर वर्षा करती है और उस पर्वतीय भाग को पार करके पर्वत के पृष्ठभाग में बहुत कम वर्षा होती है, अतः ऐसे पृष्ठभाग को वृष्टि छाया भाग कहा जाता है। जेट स्ट्रीम, तो उत्तरी वायुमंडल 9 से 18 किलोमीटर से प्रवाहित होने वाली तीव्र एवं लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। मानसून उत्पत्ति संबंधी जेट स्ट्रीम सिद्धांत अपेक्षाकृत नवीन और विश्वसनीय सिद्धांत है। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक नामक पुस्तक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 1969 में जारी किया गया। इसमें दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों का विवरण दिया जाता है। इस पुस्तक में विश्व में विलुप्त का खतरा झेल रहे जंतु और पक्षियों की सूची में 600 जातियों स्पीशीज के नाम हैं, जिनमें कई ऐसी जातियां हैं जिनके सदस्य की संख्या केवल 10 ही है। सारगैसो सागर, सारगैसो शब्द पुर्तगीज भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है समुद्री घास। इस समुद्री घास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तरी आंध्र महासागर में 20 से 40 उत्तर अक्षांशों और 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं के मध्य स्थित शांत स्थिर जल और समुद्री घास वाला क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। बृहद ज्वार, समांतर ज्वार की अपेक्षा अधिक परिमाण के ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। यह ज्वार अन्य ज्वारों की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है, जो प्रत्येक माह में 2 बार आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीधी रेखा में होते हैं। इससे तीनों का गुरुत्व प्रभाव मिलकर जल को आकर्षित करता है, जिससे बृहद ज्वार की स्थिति बनती है। स्टेपी, तो वृक्षहीन खुले घास के विस्तृत भूभाग, जिनमें वृक्ष और झाड़ियां वास्तव में अविद्यमान होते हैं। इस प्रदेश का जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु में ठंडा रहता है और वार्षिक वर्षा का औसत बहुत कम रहता है। वर्षा प्रायः ग्रीष्म ऋतु अथवा बसंत ऋतु में होती है। अधिक वाष्पीकरण की दर के कारण, मृदा में आर्द्रता कम रहने के कारण, वृक्षों का उगना कठिन होने के कारण इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति लंबी घास होती है। उदाहरण उत्तरी अमेरिका। उत्तर ऐनांत, तो इसको इंग्लिश में समर सोलिस्टिस कहा जाता है। समर सोलिस्टिस यह वह समय है जब सूर्य दिक्पात कर्क रेखा 235 उत्तर पर रहता है। प्रत्येक वर्ष यह स्थिति 20 से 21 जून को रहती है। सूर्य कलंक, तो सन ब्लर, ये क्या है? सूर्य की दिखाई देने वाले भाग पर काले धब्बे, जिनमें काले केंद्र के चारों ओर भूरा क्षेत्र रहता है, जो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले विकिरण के बढ़ने के कारण होता है और सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं। इसकी संख्या 11 वर्षों में सर्वाधिक होती है। तो बेसिकली इसे सन स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट। बेल्ट, तो आंतरिक दक्षिण अफ्रीका के जंगली घास के मैदान बेल्ट कहलाते हैं। ये घास के मैदान आग द्वारा अधिक परिवर्तित किए गए हैं और परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि किसी और अग्नि से बचाए जाने पर ये बेल्ट झाड़ियों और यहाँ तक कि वनों में विकसित हो जाते हैं। वर्मी कल्चर, तो यह केंचुओं के आंत द्वारा पीसकर तथा मूल के रूप में निकाले गए मिट्टी से तैयार एक प्रकार का खाद है, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। पछुआ पवने, तो इन्हें वेस्टर्ली विंड कहा जाता है। 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलने वाली पवन पछुआ पवने कहलाती हैं। यह पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा से चलती हैं। दक्षिण ऐनांत, तो यह विंटर सोलिस्टिस, तो 21 अथवा 22 दिसंबर को जब उपध्रुवीय बिंदु 23.5 दक्षिण अक्षांश पर रहता है, दक्षिण ऐनांत या विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। शांत घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल राज्य में एक चर्चित घाटी है। यह अपनी जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी आजकल पर्यावरण असंतुलन की समस्या से संघर्ष कर रही है। इसके संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी चलाया गया था।
प्रतिचक्रवात। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है? यह एक उच्च वायुमंडलीय दाब क्षेत्र होता है जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है जो आगे की ओर घटता जाता है और जहां से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं। भूमि उच्च या अपभू चंद्रमा अथवा अन्य किसी ग्रह की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जबकि वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, भूमि उच्च या अपभूमि कहलाती है। तो इसे अपोजी कहा जाता है। चंद्रमा अथवा अन्य किसी ग्रह अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जबकि वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, अपोजी या भूमि उच्च या अपभू कहलाता है। अटोल या प्रवाल द्वीप वलय। तो एक वृत्ताकार या दीर्घवृत्तीय अथवा अश्वनाल की भांति प्रवाल द्वीपमाला जो किसी लैगून और खुले सागर के मध्य पाई जाती है, एटाल या प्रवाल द्वीप कहलाता है। ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 1200 मील में विस्तृत है। इसका निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। नेक्स्ट है संवहन या कन्वेक्शन। तो संवहन या कन्वेक्शन क्या है? धरातल के निकट की हवा के गर्म होकर ऊपर की ओर लंबवत प्रवाह को संवहन कहते हैं। इसके फलस्वरूप नीचे की खाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं जो पुनः गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। कॉर्डिलेरा। तो एक दूसरे से सटी लगभग समानांतर पर्वत श्रेणियां जो एक ही पर्वत मेखला से संबंधित हों। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रॉकी एवं इंडीज पर्वतों को यह नाम दिया जाता है। क्रेटर ज्वालामुखी शिखर अथवा पार्श्व में कीपाकर गर्भ जिससे उद्गार होता है क्रेटर कहलाता है। क्रेटर झील ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान बना ज्वालामुखी छिद्र क्रेटर कहलाता है। क्रेटर में कालांतर में जलभराव के कारण निर्मित झील क्रेटर झील कहलाती है। उदाहरण लोनार झील महाराष्ट्र में। डाइक तो आग्नेय शैल की एक ऊर्ध्वाधर परत जिसकी रचना पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के किसी छिद्र से निकलकर सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस होने से होती है। डाइक अपनी दिशा बदल सकता है या अनेक छोटे छोटे डाइकों में विभाजित हो सकता है। ग्रहण सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति के अनुसार बनने वाली छाया जिसको पृथ्वी से देखा जा सकता है ग्रहण कहते हैं। जैसे सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने पर चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य अथवा पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। फियॉर्ड समुद्र की एक लंबी संकीर्ण भुजा जिसके किनारे के ढाल खड़े होते हैं और गहरी हिमनदीप घाटी के धंस जाने से बनते हैं। इसके समुद्र की ओर के मुहाने पर एक डूबी हुई रोधिका होती है जिसके फलस्वरूप यह भुजा अंदर गहरी और मुहाने पर उछली होती है। बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। तो वे पर्वत जो पृथ्वी के हलचल के कारण एक स्थल वलन अथवा कटक के रूप में ऊपर उठ गए हैं। प्रायः ये पर्वत एक अपनति का निर्माण करते हैं और समीपवर्ती घाटियां अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। तो गाजर क्या है? तो गाजर है उष्ण जल का एक सविरामी स्रोत जो भूपर्पटी के छिद्र से अधिक बल से निकलता है तथा नियमित अथवा अनियमित अंतरालों पर उष्ण जल व वाष्प को एक प्रकार से आकाश में फेंकता रहता है। इस प्रकार के स्रोत अधिकांशतः ज्वालामुखी प्रदेश में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा का नाम गल्फ स्ट्रीम है। इसके कारण उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट कभी नहीं जम पाता। न्यूफाउंडलैंड तट इसके कारण वर्ष भर खुला रहता है। हॉर्स लैटिट्यूड ये क्या है? विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब की पेटियों को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ये पेटियां सूर्य की स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। ये वास्तव में प्रशांत व सापेक्षित हल्की परिवर्तनशील शुष्क पवनों एवं स्थायी मौसमी दशाओं का प्रदेश है जहां पर वायु ऊपर से नीचे उतरती है तथा
चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती। इग्लू, तो टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो लोगों द्वारा बनाए गए बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। इसके अंदर बैठकर या लेटकर प्रवेश करना पड़ता है और इसके अंदर चर्बी का दिया जलाया जाता है। जेट प्रवाह, तो क्षोभ मंडल में भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में चलने वाली वायुधारा को जेट प्रवाह कहते हैं। इसका वेग ग्रीष्म ऋतु में 50 से 60 नॉट के बीच तथा शीत काल में इससे भी अधिक हो जाता है। यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा तीव्र वेग से प्रवाहित परिध्रुवीय पवन धारा होती है। क्यूरासिबो, तो गल्फ स्ट्रीम के समान गर्म धारा जो जापान के पूर्वी तट पर बहती है तथा उत्तर की ओर जाती है, इसे क्यूरोसियो के नाम से पुकारते हैं। देशांतर, यह किसी स्थान पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक श्यामोत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है और अंशों, मिनटों एवं सैकड़ों में व्यक्त की जाती है। भूमध्य रेखा 0 का अक्षांश है। भूमध्य रेखा 0 का अक्षांश। शहर फैलाव की परिभाषा, जब कोई शहर अपने विकास के चरण में अपने समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तारित हो जाता है तो इसे शहर फैलाव कहते हैं। मेगालोपोलिस, तो किसी महानगर के समीपवर्ती एक दूसरे के पास स्थित बहुत से नगरों का क्षेत्र अथवा वह प्रदेश जिसमें बहुत बड़े नगर तथा उपनगर एक दूसरे के निकट स्थित हो, मेगापोलिस कहलाता है। मध्यरात्रि का सूर्य, तो उत्तरी गोलार्ध में मध्य मई से जुलाई के अंत तक का उत्तरी गोलार्ध में मध्य नवंबर से जनवरी के अंत तक की अवधियों में 63 डिग्री समानांतर से उच्च अक्षांशों में पाई जाने वाली वह अवस्था जिसमें सूर्य 24 घंटे नहीं छिपता अथवा और मध्यरात्रि में देखा जाता है। लघु ज्वार भाटा, तो अल्प आयाम के ज्वार को उस समय आते हैं जब कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के समकोण पर होता है। इस अवस्था में उच्च जल और निम्न जल के मध्य कम अंतर पाया जाता है क्योंकि उच्च ज्वार सामान्य से निम्न और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। इस प्रकार के ज्वार एक माह में 2 बार अष्टमी के दिन आते हैं। अपसौर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं उपसौर यानी पेरिहेलियन। तो किसी खगोल पिंड की अपनी कक्षा में सूर्य के निकटतम स्थिति, इसमें पृथ्वी 3 जनवरी को सबसे निकटतम आती है और सूर्य से उसकी दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। फिर अपसौर और उपसौर में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। पहला है कि अपसौर क्या है यानी एपिहीलियन, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत, फिर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती, उसमें अपेक्षाकृत अधिक हो जाती और इसमें अपेक्षाकृत कम हो जाती है पेरिहीलियन में। पेरी से याद रखिएगा, पेरी माने पास, तो पास आ जाती है सूर्य पृथ्वी के। फिर जो घटना होती है एपिहीलियन की 4 जुलाई को होती है, जबकि जो पेरिहीलियन की घटना होती है 3 जनवरी को होती है। दूरी कितनी हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर और पेरिहीलियन में दूरी हो जाती है 14.73 करोड़ किलोमीटर, कम हो जाती है। पोल्डर, तो नीदरलैंड में सागर से मुक्त किए गए भू क्षेत्र को पोल्डर कहते हैं। यह भूभाग साधारणतः उपजाऊ होता है। तूफानी चलीसा या गरजता चलीसा, तो इसे रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। रोरिंग फोर्टीज और फ्यूरियस 15, तो ये रोरिंग फोर्टीज इसको देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थलीय बाधा न होने के कारण खुले महासागरों पर अधिक बल तथा नियमित से चलने वाली तीव्र हवाएं इस पेटी में विशुद्ध सागर तथा वर्षा युक्त मौसम पाया जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो जिस स्थान पर नील आर्मस्ट्रांग तथा एल्ड्रिन पहली बार चांद पर उतरे थे उसका नाम ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है।
सूर्य कलंक सनस्पॉट फिर से आ गया। तो सूर्य पृष्ठ का वह धब्बा जो कभी कभी इतना बड़ा होता है कि मेघ की पतली परत अथवा गहरे नीले रंगीन कांच से ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसा विश्वास है कि सूर्य के पर्यावरण में ही विद्यमान भ्रमित शैल राशि से ही इसकी उत्पत्ति होती है। व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड्स, तो वे हवाएं जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में पूर्व दिशाओं में चलती हैं, इसलिए इनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि क्या होती है? तो इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यह शब्द फलों और सब्जियों के विशिष्ट कृषि जो बाजार से काफी दूर की जाती है और इसमें परिवहन की आवश्यकता होती है और ट्रक के माध्यम से इसमें परिवहन होता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। घाटी, तो भूपृष्ठ पर दोनों ओर पर्वतों या उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि जिसमें होकर वह हिमनदी व नदी बहती है जिसने उसकी रचना की है। तरुण घाटियां परिपक्व घाटियों की अपेक्षा अधिक गहरी व संकीर्ण होती हैं। अधिक घाटियों के ढाल प्राय समुद्र की ओर होते हैं। कटिबंध, तो कटिबंध यानी ट्रॉपिक्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो समान विशेषताओं वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक सामान्य शब्द, विशेष अर्थ में पृथ्वी की 3 पट्टियां जिनकी रचना दोनों गोलार्ध में अक्षांश के आधार पर की जाती हैं, जैसे शीत, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधी, ये ट्रॉपिक्स कहलाते हैं। ट्रॉपिक। फिर काराबुरान, तो मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली तीव्र उष्ण उत्तर पूर्वी हवाओं को काराबुरान कहते हैं। ये हवाएं सामान्य एवं तेज होती हैं, धूल भरे तूफानों को जन्म देती हैं, धूल से आकाश काला पड़ जाता है। मध्य एशिया के लोयस का मैदान इन्हीं हवाओं द्वारा निक्षेपित धूल से बना है। टपक सिंचाई, तो यह सिंचाई की एक नवीन सर्वोत्तम विधि है। इस विधि का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पानी का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जल का अपव्यय नहीं होता तथा पानी भी सभी पौधों को समान रूप से प्राप्त होता है। इस विधि का प्रयोग राजस्थान में अधिक होता है। वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, तो वर्मी कंपोस्ट को केचुआ पालन भी कहा जाता है। केचुए के मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। हरी खाद भी कार्बनिक खाद है, यह पेड़ पौधों की हरी पत्तियों से तैयार होती है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, तो नेशनल पार्क इसमें क्या है, यह मुख्य रूप से समस्त मिली जुली वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होता है। अभ्यारण्य यह बहुधा विशिष्ट या प्रजाति के संरक्षण के लिए निर्धारित होता है। जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, इस क्षेत्र में पूरा पर्यटन समाहित होता है। दूसरा, भारत में इसका क्षेत्र बहुधा सीमित है, जबकि इसका क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से बहुत ज्यादा विस्तृत होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें पर्यटन की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, इसमें भी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी होती है। इसमें सामान्यतः पर्यटन की अनुमति नहीं मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व में पर्यटन की अनुमति नहीं मिलती। नेक्स्ट है, इसमें शोध एवं वैज्ञानिक प्रबंधीकरण बहुधा नहीं होते हैं, इसमें भी नहीं होता। इसमें शोध एवं वैज्ञानिक प्रबंधीकरण होता है। 5वां, इसमें व्याप्त प्राणियों के जीन पूल व उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इनमें भी जीन पूल संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें बहुधा जीन पूल संरक्षण पर ध्यान दिया गया। चक्रवात या प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, तो साइक्लोन या चक्रवात क्या होता है? तो साधारणतः चक्रवात गोल तथा अंडे की आकृति वाला होता है। इसमें निम्न दाब ठीक केंद्र के समीप रहता है। केंद्र से बाहर की ओर सब दिशाओं में वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। ये शायद ही कभी स्थिर रहे, प्रायः प्रचलित पवनों की दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। चक्रवात के अग्रभाग में घनघोर वर्षा होती है तथा प्रचंड वायु के झोंके आते हैं। प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन, प्रतिचक्रवात उच्च दाब का एक क्षेत्र होता है जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है। यह परत की ओर घटता या किसी भी दिशा की ओर स्वतंत्र बढ़ सकता है। प्रतिचक्रवात में पवनें साधारणतः शीत रहती हैं। इसमें प्रायः मौसम स्वच्छ और अच्छा रहता है। गहन कृषि या विस्तृत कृषि, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, तो गहन कृषि क्या है? यह उस कृषि के ढंग को कहते हैं जिसमें किसान छोटे छोटे खेतों पर अधिकाधिक परिश्रम और अच्छे कृषि साधनों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करता है। इस ढंग से कृषि कार्य
घनी आबादी वाले इलाकों में किया जाता है, जहाँ खेती करने के लिए और नई भूमि उपलब्ध नहीं होती। जहाँ खेती करने के लिए और नई भूमि उपलब्ध नहीं होती। विस्तृत खेती या विस्तृत एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, तो यह उस कृषि के ढंग को कहते हैं जिसमें किसान भूमि के नए नए क्षेत्रों को कृषि के अधीन लाकर अधिक उत्पादन करता है। खेती करने का ढंग ऐसे भागों में प्रयोग में लाया जाता है जहाँ खेती करने के लिए नई नई भूमियाँ उपलब्ध होती और जनसंख्या प्रायः कम होती है। इसमें खेती इसमें खेत भी बड़े बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेपीज जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर अमेरिका में भी ऐसे क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। भारत में तो इंटेंसिव खेती होती है क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है और उत्पादन अपन को बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए भारत में इंटेंसिव कृषि होती है। भारत में सब कॉन्टिनेंट में पूरी तरह से, और अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर एक्सटेंसिव खेती होती है, ईस्टर्न यूरोप में बेसिकली। मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म क्षेत्र 4 हैं। भोपाल क्षेत्र जिसमें पचमढ़ी आता है, पचमढ़ी जैव विविधता। फिर वन विहार, ये भोपाल में है। वन विहार ये वाइल्ड लाइफ ये नेशनल पार्क है। फिर सांची स्तूप रायसेन में, भोपाल झील, भीमबेटका। रीवा क्षेत्र में चचाई प्रपात है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ओरछा है, खजुराहो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। इंदौर में महेश्वर, मांडू, झाबुआ, खरमौर अभ्यारण्य सरदारपुर में है। जबलपुर में जीवाश्म उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भेड़ा घाटी नर्मदा में है, अमरकंटक और बांधवा। बलराम ताल योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत तालाब निर्माण, पुनर्निर्माण, संवर्धन आदि किसानों के खेत में सिंचाई हेतु बनाए जाते हैं, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। फिर खादर एवं बांगर, तो नदियों के समीपस्थ क्षेत्रों के वे भाग जिनमें बाढ़ में पानी पहुंच जाता है, खादर कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में नदियां प्रतिवर्ष काफी मात्रा में अवसाद जमा करती हैं, जिससे वे अत्यधिक उपजाऊ हो जाते हैं। इसके विपरीत मध्यवर्ती बेसिन जो बाढ़ के जल से सुरक्षित रहते हैं, बांगर कहलाते हैं। नदी द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ के मैदान को बांगर कहते हैं। नदी द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। इन क्षेत्रों में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आरोही व अवरोही पवनों में अंतर, तो आरोही पवन और अवरोही पवन। तो आरोही पवन यानी असेंडिंग विंड्स और ये है आरोही पवन यानी डिसेंडिंग विंड्स। तो पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर बहती हैं। ये पर्वतीय ढाल से नीचे की ओर बहने वाली, तो ये असेंडिंग यानी ऊपर की ओर बढ़ना, तो ये पर्वत श्रेणी के पवन विमुख ढालों पर बढ़ती हैं। ये ऊपर की ओर जाती हैं और ये पर्वतीय ढाल से नीचे की ओर बहने वाली पवनें होती हैं। ये उष्ण पवनें हैं और जो असेंडिंग विंड्स होती हैं ये ठंडी वायु होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक, तो इसमें आते हैं अक्षांशीय स्थिति, हिमालय पर्वत, जल एवं स्थल का वितरण, समुद्र तल से दूरी, समुद्री तल से ऊंचाई तथा उच्चावच। दूसरा है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक, तो इसमें आता है वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। मानसून का निवर्तन यानी विड्रावल ऑफ मानसून, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन या विड्रावल ऑफ मानसून कहते हैं। 1 सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है तथा 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है, यानी दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से ये विड्रॉ हो जाता है। उदाहरण, तमिलनाडु में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून में विच्छेद, तो ब्रेक इन मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1-2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। तो अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। पूर्वी प्रशांत में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। वास्तव में अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो स्थायी रूप से ठंडी पेरू धारा अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है। अल नीनो के परिणाम, अल नीनो संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं निर्मित करने में योगदान देता है। इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता तथा प्लावक की मात्रा में कमी आती है।
जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना आदि महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एल नीनो एवं अल नीना। तो एल नीनो पूर्वी प्रशांत में यह पेरू तट के निकट चलने वाली गर्म जलधारा है, मानसून को प्रभावित करती है। ला नीना, तो ला नीनो के विपरीत ठंडी जलधारा है ये। तो एल नीनो के विपरीत यह ठंडी जलधारा है, यह मानसून को प्रभावित करती है। वार्षिक वर्षा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके विभिन्न प्रारूप हैं। तो पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उदाहरण खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट इत्यादि। दूसरा है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, उदाहरण पूर्वी तमिलनाडु, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, तो 50 से 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, उदाहरण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उदाहरण लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान। गरजता चालीसा यानी रोरिंग 40। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी पवन पछुआ है, जिन्हें दक्षिणी गोलार्ध में इसकी प्रचंडता के कारण 40 से 50 डिग्री के बीच इन्हें गुजरती चालीसा कहते हैं, यानी रोरिंग 40 कहा जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित तथा अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। जल और वायु की उपयुक्त मात्रा के सम्मिश्रण से पौधों को यांत्रिक अविलंब और आंशिक आजीविका प्रदान करती है। मृदा संरचना। तो मृदा का निर्माण जिन तत्वों से होता है उसके संगठन को ही मृदा का संरक्षण कहते हैं, मृदा का संगठन कहते हैं। मृदा संगठन में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल व मृदा वायु लगभग 25% के अनुपात में होते हैं। उल्लेखनीय है कि मृदा जीव और मृदा अभिक्रिया भी मृदा संगठन में भाग लेती हैं। मृदा जनन में पैतृक शैलें, फॉर एग्जाम्पल आधारभूत खनिज व पोषक तत्व हेतु, जलवायु, मिट्टी के निर्माण में रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के निर्धारण हेतु, वनस्पति ह्यूमस निर्धारण हेतु, स्थानीय उच्चावच एवं जलीय दशाएं पीएच निर्धारित हेतु तथा सूक्ष्म जीव सहभागिता करते हैं। मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल। तो किसी भूमि की खड़ी काट जिसमें मृदा के विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। एक सामान्य सॉइल प्रोफाइल में ओ ए बी सी डी नामक 5 संस्तर होते हैं, 5 स्ट्रेटा होते हैं। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख और 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है, जो अग्रलिखित हैं। जलोढ़, फिर लाल काली, लेटराइट, रुस्थली, पर्वतीय, पीट या दलदली तथा लवणीय एवं क्षारीय मृदा। परिस्थिति के आधार पर मृदा अपशिष्ट, वाहित, जलोढ़, बातोड़ एवं सैल व मलबा मिट्टी प्रकार की होती है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित मिट्टी है जिसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास आदि पाए जाते हैं। यह गहरी काली, सामान्य काली एवं छिछली प्रकार की होती है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि में भी यह पाई जाती है। भारतीय मृदा की समस्याएं। तो भूमि अपरदन, जलाक्रांति यानी वाटर लॉगिंग, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि, मृदा अपक्षय, मरुभूमि विस्तार तथा नगरों, उद्योग धंधों एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण कृषि भूमि का अपहरण होता है। जल द्वारा मृदा संरक्षण के प्रकार, मृदा क्षरण के प्रकार, सॉइल इरोजन के प्रकार। जल द्वारा तो अपस्फोटन, परत क्षरण, इसे किसान की मौत की संज्ञा भी दी जाती है। क्षुद्र सरिता क्षरण, अवनालिका क्षरण, ये चंबल क्षेत्रों में देखा जाता है। गली इरोजन। फिर भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण, पीटिका क्षरण, हिमानी क्षरण तथा सागरी क्षरण। तो पहला है अपस्फोटन,
तो उसमें इरोजन होता है। फिर ये सीट इरोजन, और इसे किसान की डेथ कहा जाता है, किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। क्षुद्र सरिता, तो इसे स्मॉल स्ट्रीम इरोजन कहा जाता है। और नालिका यानी गली इरोजन फिर चंबल क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत है। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड इरोजन। फिर सरिता तटचरण, तो स्ट्रीम बैंक इरोजन है। फिर ये पिट इरोजन है, ग्लेशियल इरोजन, और ये सी इरोजन। जलाक्रांत मृदा यानी वाटर लॉग्ड सॉइल, जब फसलों की आवश्यकता से अधिक जल भूतल या भूगत रूप में जमा हो जाता है, जब फसलों की आवश्यकता से अधिक जल भूतल या भूमिगत रूप में जमा हो जाता है, तब फसलों की वृद्धि ऑक्सीजन के अभाव में रुक जाती। इस स्थिति में फालतू पानी भूमि पर एकत्रित हो जाता है, जिससे भूमि दलदली हो जाती है। अतः ऐसे क्षेत्र की मृदा जलाक्रांत मृदा कहलाती है, यानी वाटर लॉग्ड सॉइल कहलाती है। ड्रिप सिंचाई की वह विधि जिसमें सिंचाई के जल को पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई कहलाती है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। इस विधि का प्रयोग अंगूर, नींबू, रेतीली मृदा व बागों की सिंचाई के लिए किया जाता है। छिड़काव सिंचाई यानी स्प्रिंकल इरिगेशन, तो इस विधि के द्वारा हवा में फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मृदा की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। छिड़काव सिंचाई कहलाता है, यानी स्प्रिंकल इरिगेशन कहलाता है। यह विधि रेगिस्तानी इलाकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पानी की लगभग 30 से 70% की बचत हो जाती है। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास का प्रतिकूल कारक। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। कुल सिंचाई में नहरों का योगदान 19% है। नहर सिंचाई विकास में प्रतिकूल कारक है। मध्य प्रदेश में उच्चावच की स्थिति, यानी हाईलैंड जो है मध्य प्रदेश में। फिर पूंजी निवेश का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एवं मानसून की प्रतिकूलता। कई नदियों में पानी का मौसमी अभाव, तो मानसूनल रिवर्स है, अनलाइक हिमालयन रिवर जो कि पेरेनियल होती हैं, सदाबहार होती हैं, ये भी कारण है। फर्टिगेशन, तो फर्टिगेशन का अर्थ है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, जिससे उर्वरक और सिंचाई जल दोनों की ही उपयोग क्षमता बढ़ जाए। यह एक प्राचीन विधि है जिसका प्रयोग एथेंस के ग्रोव्स वृक्षों में पोषक तत्वों एवं सिंचाई के जल प्रदान करने के लिए किया जाता था। इस विधि के आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता इजराइल को माना जाता है। सुनामी, भूकंप एवं ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक हलचलों के कारण महासागरीय जल का अचानक विस्थापन, इसके फलस्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिसे सुनामीस या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। उल्लेखनीय है कि इन तरंगों की गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह व्यावसायिक खपत में 67% योगदान देता है। कोयला एंथ्रेसाइट यानी ये सर्वोत्तम है। फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट आदि प्रकार का होता है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर रानीगंज, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा, सोन घाटी, महानदी घाटी तथा छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र। सिंगरेनी युग के कोयला क्षेत्र, यहाँ संपूर्ण भारत का 2% कोयला ही प्राप्त होता है। इसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल है। भारत के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र, पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी, इसमें दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है ये। उत्पादन केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, दूधसागर, लकवा, हगरीजन, मोरान और माकुम। गुजरात तट में अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, नौगांव, मोहसाना और बचारजी। फिर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसमें बम्बई हाई, आलियाबेट और बशीन। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, इसमें कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र आते हैं एवं कावेरी डेल्टा आता है। मंगला तेल उत्खनन एवं उत्पादन की क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला ये उड़ीसा में है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है रूस के सहयोग से। बोकारो और भद्रावती अन्य प्रमुख लौह उत्पादक संयंत्र है। लैगून, तो यह खारे पानी की झील है जो समुद्र से बालू अवरोध हो
तथा समुद्री जीवों प्रवाल भित्तियों के कारण बनती है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। जलधारा तो यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये धाराएं 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगें अवलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को सेस्मिक शैडो जोन कहा जाता है। आदि केंद्र तो एपी सेंटर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र को सबसे कम दूरी पर स्थित होता है। पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है और इसी स्थल बिंदु पर भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा का विमोचन होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान चीजों को अपने दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। कोरियोलिस बल कहलाता है। विषुवत वृत्त पर यह बल शून्य होता है। इस बल से मध्य अक्षांशीय चक्रवात, हरिकेन तथा चक्रवातों जैसे मौसमी परिघटनाओं के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। ज्वालामुखी कुंड